नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? एक महीने पहले ये सवाल जब मैंने आप लोगों से पूछा था, जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को शॉकिंग लगा था। लेकिन किसी भी सच्चे देशभक्त के लिए जो सही मायनों में देश की परवाह करता है, उसके लिए सवाल बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आप ध्रुव राठी के फ़ैन हैं तो आपने ये वीडियो ज़रूर देखे होंगे। रियलिटी ऑफ इमरजेंसी 1975, एंड ऑफ डेमोक्रेसी, केरला स्टोरी ड्रामा, ब्लैकमेल, इंडियाज़ बिगेस्ट स्कैम, लद्दाख इज़ डाइंग, और अभी का नया वाला डरा हुआ डिक्टेटर। जर्मनी में रहने वाला यूट्यूबर जिसका जन्म तो भारत में हुआ है लेकिन देश छोड़ के बैठा है, जिसका मुख्य मकसद भारत में कमियां ढूंढना और उसको बदनाम करना। नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। दोस्तों, मैं भी ध्रुव राठी का फ़ैन था और मेरा परिवार भी, लेकिन एक वीडियो ने मुझे उनके खिलाफ ही वीडियो बनाने पर विवश कर दिया। हालांकि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। ध्रुव राठी ने कहा कि अब इंडिया डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है और हमारा लोकतंत्र खतरे में है, और अभी कुछ नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते, एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते मैं भी कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। उससे पहले ज़रा इनको सुनिए। क्या मैं जिंदा था उस वक्त जिस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई? नहीं। अगर होता तो मैं यही वीडियोस बना रहा होता। और अभी भी इनफैक्ट मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के ऊपर, बताया है कि कैसे वो डेमोक्रेसी के ऊपर एक काला धब्बा था। चलो, कुछ तो एक्सेप्ट किया। लेकिन कल की प्रॉब्लम्स गिनाकर आज की प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो जाएंगी। उस वक्त जो हुआ वो बहुत गलत था और इस वक्त जो हो रहा है वो भी बहुत गलत है। चलो, इन्होंने एक बात तो मानी कि इमरजेंसी गलत, लेकिन इनसे ये तो पूछो अब इमरजेंसी किसने लगा रखी है? अगर इमरजेंसी होती तो ये जेल में होते, जैसे उस समय इमरजेंसी के टाइम में थे। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के खिलाफ वीडियो नहीं बना रहे होते। चलो आगे सुनते हैं। उस वक्त कुछ लोगों के बहादुर संघर्ष की वजह से डेमोक्रेसी को बचा लिया गया देश में, लेकिन आज कौन बचाएगा देश को? अरे भाई, मेरे देश में 140 करोड़ जनता है, सब बचा लेंगे। इस समय पूरी दुनिया भारत से डरती है। मीडिया को खरीदा जा चुका है। कितने में खरीदा, कब खरीदा, और कौन कौन से मीडिया हाउस बिके हुए हैं, उन पर भी एक वीडियो बना लो। आगे फिर सुनते हैं। हर इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। ऑपोजिशन लीडर्स का अरेस्ट किया जा चुका है। भाई मेरे, घोटाले करेंगे तो अरेस्ट ही होंगे, उनकी पूजा थोड़ी की जाएगी। बचा कौन? बचे हम लोग, देश के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हैं आखिरी उम्मीद। यहाँ आपसे सहमत हूँ मैं, हम ही हैं आखिरी उम्मीद। वी द पीपल ऑफ इंडिया। आम आदमी भी इस पीपल ऑफ इंडिया में आता है। घोटाले वाले आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो अभी इन दिनों जेल में है। जैसे इमरजेंसी के समय में लोगों ने भारी संख्या में अपनी आवाज उठाई थी और उसके बाद जो इलेक्शंस हुई उसमें इंदिरा गांधी को हरा दिया था। बिल्कुल सही बात है, गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी भी चाहिए। लेकिन आप क्या ये कहना चाहते हो कि जो नेता जेल में हैं घोटालों की वजह से, उनको गिरफ्तार न करके यूं ही खुले में रहने दें, चलने दें जो हो रहा है, उससे डेमोक्रेसी बच जाएगी? किसी को गिरफ्तार करना, वो भी गलत कामों के लिए या घोटालों के लिए, वो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ना होता है? या फिर वो डिक्टेटरशिप कैसे हो सकती है? उसी जज्बे से आज देश की जनता को इस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का नाम ही पहली बार सुना है मैंने तो। चलो, आज ज्ञान का इजाफा हुआ। आज से टाइप्स ऑफ इमरजेंसी में इसको भी जोड़ लेंगे। अगर आप भारत माता की जय कहते हो तो भारत माता को बचाने के लिए तैयार भी रहो। भारत माता की जय। जय हिंद। बिल्कुल तैयार हैं और हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन किसने अटैक कर दिया देश पे? देश के मुद्दे पर सब एक साथ। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रहने वाला व्यक्ति हमको क्या समझे? अगर गांधी जी, भगत सिंह, नेताजी बोस की रिस्पेक्ट करते हो तो उनके जैसा जज्बा भी लेकर आओ। राष्ट्रवाद का तड़का, भाई जोश दिला दिया। इंकलाब जिंदाबाद। जो आजादी उन्होंने अपना खून पसीना बहाकर दिलवाई है, उस आजादी की रक्षा करना, इंडियन डेमोक्रेसी को बचाना हमारा धर्म है। भारत माता की जय। बिल्कुल आपने सही कहा, ये हमारा धर्म है आपके खिलाफ लड़ना। जर्मनी में बैठकर आप हमारे देश को बदनाम कर रहे हो और नई जनरेशन को गुमराह कर रहे हो। इस वीडियो को देखने वाला हर एक इंसान अब से अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक समझे। ये जिम्मेदारी अब हम सबकी है। ध्रुव भाई साहब, मैंने आपकी बात मान ली है। अब देश का रक्षक बन के ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। बेसिक डिफरेंस इज, आपने यूट्यूब का गलत इस्तेमाल किया, मैं सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस देश को हमें भी बचाना है।
व्हाट्सएप चैनल भी है, वो सब ब्रॉडकास्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। हर ब्रॉडकास्टर को सरकार के सामने जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा और सरकार की एक सेंट्रल इवैल्यूएशन कमेटी होगी जिसको बहुत ज्यादा पावर्स दी गई हैं। ब्रॉडकास्टर्स का अगर रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट करती है तो उसमें उनका फायदा है, न कि नुकसान। हाँ, मन मर्जी पे लगाम जरूर लग जाती है। एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एग्जेम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट। इस कानून के तहत सरकार के पास ये भी पावर होगी कि बिना प्रायर नोटिस के वो यूट्यूबर्स की इक्विपमेंट को जाकर सीज कर ले। अरे प्रिय भाई साहब, वो तो यूट्यूबर को भी सीज कर लेगी अगर गलत काम करोगे। इक्विपमेंट्स की चिंता छोड़ो, वो तो और भी खरीदे जा सकते हैं। तो एक बात तो पक्की है कि सोशल मीडिया पर भी लोगों की आवाज बंद करने की पूरी तरीके से कोशिश करी जा रही है। और जब मेरी आवाज फाइनली पूरी तरीके से बंद हो जाएगी तब क्या जवाब दोगे? तब ये जवाब देंगे, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा क्यों भतीजा। देश को बेवजह बदनाम करने की कुछ तो सजा होनी चाहिए। तब क्या आर्ग्यूमेंट बचेगा? अरे कोई बोलने वाला ही नहीं बचा। इसका मतलब डेमोक्रेसी अच्छी चल रही है देश में। और इस गलत फहमी में मत रहना कि भाई मैं तो सरकार का सपोर्टर हूँ, मोदी सपोर्टर हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा। भाई साहब, हम तो आपके भी सपोर्टर थे और पूरा परिवार ही सपोर्टर था। हम तो सारे दिन आपके वीडियो देखते थे। लेकिन अब बात दूसरी है। अब मामला देश का आ गया और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। और मज़े की बात यह है, और जोश भी आप नहीं दिलाया, गुरुजी की आगे सुनो। नहीं जा रहा। अगर देश डिक्टेटरशिप बन भी जाए तो भी मेरे लिए तो सब अच्छा चलता रहेगा। सोनम वांगचुक भी एक बारी सरकार को सपोर्ट करते थे जब आर्टिकल 370 हटाया गया था। मेरे ख्याल से ये लद्दाख के लिए बहुत ही खुशी की बात है। उसकी हक थी, वो उससे वापस मिला। धारा 370 हटने की खुशी में आपको भी एक वीडियो बना देना चाहिए। छोटी मोटी बातों की चिंता मत करो। लेकिन जब उनके एरिया में कोई प्रॉब्लम आई और उन्होंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी, 21 दिन तक अनशन पर बैठने के बावजूद भी सरकार का मुंह नहीं खुला। डिक्टेटरशिप में एक डिक्टेटर सिर्फ अपने अहंकार, अपनी पावर, अपने पैसे से मतलब रखता है। उसे जनता की कोई फिक्र नहीं होती। अगर आपका इशारा प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ है तो न तो उनके पास पैसा है न ईगो है। हाँ, पीएम पद की पावर जरूर है, 100% लोकतांत्रिक तरीके से। मुझे लगता है जर्मनी में रह के आपने हिटलर को कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बहुत से किसान भी सरकार के समर्थक थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें अपनी मांगे रखने का अधिकार भी नहीं दिया जाएगा, सारा मीडिया उन्हें देशद्रोही करके बदनाम करेगा। अन्नदाता किसानों को किस मीडिया ने बदनाम किया? और सरकार ने तो उनकी सभी मांगे मान ली। पहले किसान कानून वापस ले लिए, उसके बाद वापस उन्हीं को लागू करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तब उन्हें एहसास हुआ कि डिक्टेटरशिप का क्या मतलब हो सकता है। आप एक स्टूडेंट हो, पेपर लीक होता है, चुप बैठे रहो। भाई साहब, सबने आवाज़ उठाई है और ज़्यादातर पेपर लीक कराने वाले जेल में हैं। उदाहरण तो सही दो। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आपको आवाज उठानी है, आवाज दबा दी जाएगी। दबानी पड़ेगी, बिना तथ्यों के बोलोगे तो। महंगाई भाई साहब 6.7 से 5.4 पे आ गई। कहीं आपने उल्टा तो नहीं पढ़ लिया? अपनी डेली लाइफ में किसी भी तरीके का ना इंसाफ अगर आप सह रहे हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अपना मुंह बंद करके चुप बैठे रहने के अलावा। मेरे पास भी आपने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा इस वीडियो को बनाने के अलावा। मैं भी चुपचाप बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर तो ये चीज हम ऑलरेडी होते हुए देख सकते हैं। अगस्त 2023 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट को बताया कि 9,60,000 से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स वेकेंट पड़ी हैं। भाई साहब, उन्होंने तो ये भी बताया था कि 40 लाख सैंक्शन पोस्ट है, 30 लाख एम्प्लॉई हैं इस समय और 5 करोड़ 30 लाख प्राइवेट जॉब्स में है। मार्च 2024 की रिपोर्ट फ्रंटलाइन की है। आईटी सेक्टर में भी हायरिंग डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जबकि आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। अब आपका प्रोपोगंडा हम ही बंद कराएंगे, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। मोदी को न रोका तो भारत बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुख्य संपादक जोसेफ होप की टिप्पणी। कहीं ऐसी न्यूज़ देख देख के आपका दिमाग तो नहीं खराब होता? हम भारतीय देशभक्ति के मामले में बहुत आगे हैं और जिस राज्य में आपका जन्म हुआ है, जिसका नाम हरियाणा है, वो तो देशभक्ति का सिरमौर है। और वैसा ही पूरा भारत भी है कि इंडियन सब्सक्राइबर्स कैसे घटते हैं, ये जल्द देखना। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हो गया। अब सोचो उस शीश महल में कौन रहेगा जिसमें 52 करोड़ का तो केवल इंटीरियर डेकोरेशन करवाया है।
इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की खबरों को टीवी चैनलों से और अखबारों से गायब कर दिया गया। लेकिन भाई साहब, इन बॉन्ड से तो हमको ये पता लग रहा है कि किस पार्टी को कितना चंदा किसने दिया और कब दिया। पहले तो ये ऑन रिकॉर्ड कुछ होता ही नहीं था, गुपचुप में होता था। देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस कह रही है कि उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जा चुका है। अच्छा, अभी भी आप इसको बड़ी पार्टी बोलते हो क्या? वो कैंपेन नहीं कर पा रहे। सालों पुराने केसेस को लेकर इलेक्शन से एकदम पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन पर 1700 करोड़ का फाइन लगा दिया। इनकम टैक्स आएगा तो बढ़िया है ना, देश का विकास होगा। रिपोर्ट किया जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी पर भी 11 करोड़ का फाइन लगा दिया। और कांग्रेस का तो ये तक कहना है कि उन्हें अखबारों में पेड एडवर्टाइजमेंट्स छापने तक नहीं दिया जा रहा। इसको छपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदा दो धंधा लो चल रहा था। इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे उन्होंने मना कर दिया। भाई मीडिया हाउस बहुत समझदार है, क्या छापना है क्या नहीं छापना है। देश के हित में मीडिया हाउस को क्या करना है वो सब जानते हैं। ये क्या हो रहा है देश में? ये पुनर्जागरण हो रहा है और हुई वही जो राम रचि रखा। क्या इस तरीके से इलेक्शंस लड़ी जाएंगी? हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए? ईमानदार पार्टी को वोट दो और बेईमान को छोड़ दो। इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। सवाल भी आपके और जवाब भी आपके। और कुछ लोग जिन्हें अभी भी लगता है कि डेमोक्रेसी सुरक्षित है देश में अभी भी, या फिर जिन्हें लगता है कि तानाशाही अच्छी चीज होगी देश के लिए, इनके सवालों को भी आंसर करते हैं। शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट से। यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया हो, और वो भी तब जब कोर्ट में कोई गुनाह साबित तक नहीं हुआ। तो आप ये बताओ कि जब पहले इमरजेंसी लगी थी उस टाइम विजय राजे सिंधिया, जयप्रकाश नारायण, मुलायम सिंह यादव, राज नारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जीवतराम कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, जय कृष्ण गुप्ता, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, गायत्री देवी जैसे नेताओं को गिरफ्तार किया था, उस टाइम आज़ाद नहीं था क्या भारत? एक बात और, MISA कानून के अंतर्गत 34,988 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें बड़े बड़े नेता भी शामिल थे। SIR के तहत 75,818 लोग गिरफ्तार हुए थे। इसी तरह कोफे कोसा कानून के अंतर्गत भी अनेक लोगों की गिरफ्तारी हुई और उनको जेलों में डाला गया था। इसमें MP, MLA, नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, प्रसिद्ध राजघरानों के लोग भी शामिल थे। अब सोचो, वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत के हम लोगों की क्या हालत हुई होगी। इससे पहले दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया था, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया था, आम आदमी पार्टी के MP संजय सिंह को अरेस्ट किया था, और ये सब लोग आज भी जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया को 1 साल से ऊपर होने को हो रहा है और सत्येंद्र जैन को तो 2 साल होने को हो रहे हैं जेल में बंद रहे। 1-2 साल की क्या बात है, जिंदगी निकल जाती है गुनाह करोगे तो। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से किसी का भी गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हुआ है। ईडी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई इन एक्सचेंज ऑफ अनड्यू बेनिफिट्स दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के तहत। लेकिन पार्टी की पॉलिटिशियन आतिशी कहती है कि 2 साल से ईडी और CBI इस केस को इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं, 500 से ज्यादा रेड कर चुके हैं, 1000 से ज्यादा विटनेसेस ला चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी सबूत इन्हें नहीं मिला इस चीज का जो साबित कर पाए कि आम आदमी पार्टी या इनके मिनिस्टर्स ने कुछ गलत किया हो। मनीष सिसोदिया के लॉयर ने यही चीज बताने की कोशिश करी थी दिल्ली हाई कोर्ट को कि यहाँ पर कोई मनी ट्रेल नहीं है। इनफैक्ट इस पॉलिसी से देश की जनता को फायदा हुआ क्योंकि सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया था इस पॉलिसी की वजह से, जिसको बाद में इस्तेमाल किया जा सकता स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई सबूत ही नहीं है तो कोर्ट इन्हें बेल क्यों नहीं दे रहा? इसके पीछे कारण है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कानून। स्पेसिफिकली कहा जाए तो 2018 में जो इस कानून में अमेंडमेंट करी गई थी मोदी सरकार के द्वारा, इस अमेंडमेंट में सरकार ने बेल की कंडीशंस बदल दी, बेल लेने को और मुश्किल बना दी। बाकी कानूनों में क्या होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बेल मिलना आपका अधिकार कंसिडर किया जाता है। लेकिन PMLA में अब क्या हो गया है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, आपको तब तक बेल नहीं मिलेगी जब तक आप अपने आप को इनोसेंट ना साबित करो। इसी 2018 की अमेंडमेंट में ईडी को और ताकत भी दे दी गई थी। इन चीजों को अरविंद केजरीवाल ने खुद भी एक्सप्लेन किया था अपनी अरेस्ट से पहले। ईडी के केसेस में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को? अब ये पूरा कानून इन्होंने ईडी में पलट दिया। अब इसमें हो गया यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। इस कानून में इन्होंने ये लिखा है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा, आपके ऊपर FIR होगी, झूठा सच्चा जो मर्जी आरोप लगा दें,
आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते। लेकिन बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल के इस अरेस्ट के पीछे एक इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का भी कनेक्शन। कोर्ट में जो हियरिंग हुई उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल को 4 लोगों की स्टेटमेंट्स के बल पर अरेस्ट किया ईडी ने। उनमें से एक इंसान है शरद चंद्र रेड्डी, जो कि ऑरबिंदो फार्मा कंपनी के हेड हैं। 9 नवंबर 2022 की बात है कि ईडी ने रेड्डी को बुलाया था पूछताछ के लिए इस एलिजिड लिकर स्कैम के केस में। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उस दिन वो केजरीवाल के फेवर में थी, लेकिन अगले ही दिन 10 नवंबर 2022 को ईडी इन्हें अरेस्ट कर लेती है। इनके अरेस्ट होने के सिर्फ 5 दिन बाद इनकी कंपनी ऑरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए का चंदा डोनेट किया बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। चंदा तो कोई भी पार्टी ले सकती है, पहले ऐसे ही लिया जाता था, आजकल चुनावी बॉन्ड्स के जरिए लिया जाता है। अब लेने वाला और देने वाला दोनों ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद उसके 9 स्टेटमेंट्स हो गए, मैं 9 स्टेटमेंट्स वो मेरे खिलाफ नहीं बोलता। उसके बाद 6 महीने उसको अरेस्ट करने के बाद 25 अप्रैल को वो डूब जाता है। लेकिन 25 अप्रैल 2023 को 6 महीने जेल में रहने के बाद अगली स्टेटमेंट जो देते हैं वो केजरीवाल के खिलाफ होती है। पहले मति भ्रम हो रखा था, बाद में सद्बुद्धि आ गई। अगले ही महीने मई 2023 को ईडी इन्हें बेल दे देती है और जून 2023 में ये ईडी के अप्रूवर बन जाते हैं इस केस में। और बेल मिलने के करीब 6 महीने बाद इनकी कंपनी 25 करोड़ रुपए की और डोनेशन करती है बीजेपी को। अच्छी बात है ना, चंदा मिल रहा है, किसी पार्टी को कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है। देख रहे हो दोस्तों किस लेवल का खेल खेला जा रहा है। बिल्कुल भाई साहब, आपके खेल को भी देख रहा हूँ जो देश और मोदी के खिलाफ चल रहा है, और आपको देख देख कर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा हमें बताता है कि टोटल में इनकी कंपनी ने 52 करोड़ रुपीस की बॉन्ड्स खरीदी थी, जिनमें से 2/3 करीब 34 करोड़ रुपीस बीजेपी के पास गई, 15 करोड़ बीआरएस के पास और 2.5 करोड़ टीडीपी के पास। बढ़िया है ना, डार्विन की थ्योरी भी यही कहती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यही कारण कि आतिशी ने कहा कि इस एलिजिड लिकर स्कैम का जो मनी ट्रेल है वो आम आदमी पार्टी के पास नहीं बल्कि बीजेपी के पास जाता है। ये है मनी ट्रेल, शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। भाई ये चंदा ऑन रिकॉर्ड है, गुपचुप में थोड़ी है, इसमें टेंशन की क्या बात है। तो बाकी 3 लोग हैं जिनकी स्टेटमेंट्स की वजह से अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। उनकी कहानियों में भी ऐसी ही क्रोनोलॉजीज आपको देखने को मिलेंगी। शायद यही कारण कि अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक समन्स मिस किए जा रहे थे ईडी के, और इतने समझदार सीएम को ईडी को नीचे डालना चाहिए था, पर उन्होंने ईडी के इन सारे समन्स को इलीगल ठहराया। सही बात है, घोटाले करो तो लीगल और सम्मन भेजो तो इलीगल। उनके अनुसार ईडी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इन्हें किसी भी बहाने से अरेस्ट करना था, जिससे कि पार्टी को खत्म किया जा सके और दिल्ली और पंजाब की सरकारों को गिराया जा सके। भाई साहब, किसी के बस की बात नहीं है किसी सरकार को गिराना, ये तो केवल पब्लिक ही है जो सब जानती है किसको गिराना है किसको नहीं गिराना। 60 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग है इस केस की, जब अरविंद केजरीवाल खुद को कोर्ट में डिफेंड कर रहे थे। अगर आप वो सुनना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अरविंद अभी तो आपको झेलना ही मुश्किल हो रहा है भाई साहब। केजरीवाल के अरेस्ट पर रिएक्ट करते हुए कांग्रेस पॉलिटिशियन राहुल गांधी ने कहा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। ध्रुव भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरी बात समझ में आ गई कि आपने अपने वीडियो का हेडिंग कहाँ से चुराया है और आप किसके खास हो। इस पार्टी को यहाँ अलग तरीकों से खत्म करने की कोशिश करी जा रही है और ये कोशिश भी कई महीनों से जारी है। कोई किसी को खत्म नहीं करता, ये पब्लिक है, सब जानती है। वो चाहे तो खत्म कर दे, वो चाहे तो जिंदा कर दे। पिछले साल अगस्त के महीने में राहुल गांधी पर एक बहुत ही अजीबोगरीब डिफेमेशन केस किया गया, जिसके जरिए उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करी गई थी। तो भाई साहब, कहा भी तो गलत ही था कि सारे मोदी चोर हैं। अगर आपको ऐसी बात कही जाए तो कैसा लगे। पीछे क्या कारण दिया जा रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि कांग्रेस ने अपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए थे डेडलाइन के टाइम पर। भी हम भी ये जानते हैं कि डेडलाइन से पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाती है, फिर ये लेट कैसे हो गए। 29 मार्च को आईटी डिपार्टमेंट ने 1700 करोड़ का नोटिस दिया कांग्रेस पार्टी को, और सेम दिन रिपोर्ट में आया कि कम्युनिस्ट पार्टी पर भी 11 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी आईटी डिपार्टमेंट ने। इनकम टैक्स मिलेगा तो देश का विकास होगा, अच्छी बात है। आज जो भी ये सब हो रहा है देश में, इसकी खबर दुनिया भर में पहुंच रही है दोस्तों। पहले जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट आई, फिर अमेरिका ने स्टेटमेंट दी और अब तो यूनाइटेड नेशंस भी कहने लग रहा है। वो उम्मीद करते हैं कि इंडिया में लोग फ्री और फेयर तरीके से वोट कर पाएंगे, सबके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। पूरे दुनिया के देश इस टाइम भारत से जलते हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। सरकार के इन कारनामों की वजह से दुनिया भर में भारत की रेपुटेशन नीचे गिर रही है।
आप तो हमारे देश की इज्जत में 4 चांद लगा रहे हो, यूट्यूब पे देश को बदनाम करके। कुछ बीजेपी के पॉलिटिशियंस तो अब ओपनली कह रहे हैं हम 400 से ज्यादा सीट लाना चाहते हैं। आपके मुंह में घी शक्कर, भगवान करे ऐसा ही हो, तथास्तु। पब्लिक ने चाहा तो ऐसा भी कर देगी। ये सब देखने के बाद भी कुछ लोग इतने बेशर्म हैं कि वो फिर भी कहते हैं अरे अगर ये नहीं तो और कौन। हाँ, ये बात तो सही है। कोई दूसरा नाम हो तो सजेस्ट करना जरूर। हालत देख रहे हो देश में क्या हो गई है। हालत ये है कि देश 5वें नंबर की इकोनॉमी हो गया है वर्ल्ड में। लेकिन देश के कोर्ट्स में भी जो कहानी चल रही है वो भी ज्यादा अलग नहीं है। 8 मार्च को एक बहुत ही शॉकिंग केस देखने को मिला। कैलकाटा हाई कोर्ट के जज अभिजीत गांगोपाध्याय ने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया और कुछ ही दिनों बाद फॉर्मली भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ब्रदर, एवरीबडी इज फ्री टू ज्वाइन एनी पार्टी। बीजेपी अगर कोई ज्वाइन करता है तो आपको बुरा क्यों लगता है? जजेस अगर पॉलिटिकल पार्टीज के कांटेक्ट में रहेंगे तो क्या हमारी जुडिशरी को आजाद कहा भी जा सकता है? भाई साहब, आप भी आज़ाद नहीं हो। आप तो जर्मनी में रहते हो, फिर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के चंगुल में फंसे हुए हो। इन सब लोगों के लिए मेरा एक सवाल है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखो और मुझे बताओ कि ये गाड़ी टूटी हुई है या सही सलामत है। अब कोई भी नॉर्मल इंसान कहेगा ऑब्वियसली भाई टूटी हुई गाड़ी है, लेकिन शेखर गुप्ता का लॉजिक अगर यहाँ इस्तेमाल किया जाए तो वो कहेंगे देखो गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, गाड़ी चल रही है, इसका मतलब गाड़ी सही सलामत है। भाई साहब, भारत की तो हालत ऐसी है नहीं। देश की तरक्की देखनी है तो इंडिया आना ही पड़ेगा, जर्मनी से पता नहीं लगेगा। कोई सेंस है इस बात का? मेरा मुंह बंद नहीं हुआ अभी तक, इसकी खुशी मना रहे हो। और भाई साहब, दूसरे देश में रह के तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। भारत में आके कोई पार्टी ज्वाइन कर लो। लोग हैरान है देखकर कि गाड़ी अभी भी चल कैसे पा रही है। अगर आप अपने आप को देशभक्त कहते हो और गाड़ी की ये हालत देखकर भी अपनी आवाज नहीं उठाते तो अरे भाई, एक एक्सीडेंट वाली गाड़ी का देश से क्या मुकाबला कर रहे हो? ऐसे उदाहरण देके इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? भगवान आपको सद्बुद्धि दे। भारत माता की जय। जय हिंद। दोस्तों, अब काम इतना ही करना है। आपको इन भाई साहब को अनसब्सक्राइब करना है। ये जर्मनी के रहने वाले हैं, देश के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा छेड़ रखा है, देश को बदनाम कर रहे हैं, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं और देशवासियों को बदनाम कर रहे हैं। अब देशवासियों पर है, वी द पीपल पर है कि हमें क्या करना है।